अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में मईशत के हवाले से। पिछले 1 साल से हम सुन रहे हैं कि मुआहदा होने के करीब है, बस कुछ हफ्ते रह गए हैं या आखिरी मराहिल में डिस्कशंस। लेकिन अब सूरत हाल बहुत वाज़ेह है पिछले कई हफ्तों से कि मुआहदा नहीं हो पा रहा पाकिस्तान का IMF के साथ, और इसकी बहुत सारी वजूहत बताई जा रही हैं कि एक पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, दूसरा पाकिस्तान IMF की शराइत पूरी नहीं कर पा रहा। ये इंटरनेशनल मीडिया है जो रिपोर्ट करता है। रिसेंटली फाइनेंशियल टाइम्स ने ये कहा है कि पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर का गैर मुल्की कर्जा वापस करना है अगले साल, और इसके लिए पाकिस्तान का IMF के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले मूडीज़ भी ये कह चुका है, जो कि इंटरनेशनल रैंकिंग एजेंसी है फाइनेंसेस के हवाले से, उसका ये कहना है कि पाकिस्तान को $6.7 बिलियन का प्रोग्राम मिलने के इम्कानात कम लग रहे हैं और खुदा खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकते हैं। इसहाक डार साहब बार बार कह देते हैं कि डिफ़ॉल्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस क्या है। और रिसेंटली जो रशिया के साथ पाकिस्तान की डील हुई ऑयल को लेके, उसमें भी अब ये सुनने को मिल रहा है कि ये डिस्काउंटेड डील्स नहीं है। अगर डिस्काउंटेड डील्स नहीं है तो फिर इन डील्स की इतनी हाइप क्यों थी, इस पर मुफस्सल बात करेंगे। मेरे साथ आबिद सुलेरी साहब प्रोग्राम में मौजूद है, इकोनॉमिस्ट है। डॉक्टर खाकार नजीब साहब मुझे ज्वाइन करें, मेहताब हैदर साहब भी प्रॉब्लली ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। आबिद सुलेरी साहब बताइएगा, सर ये चल क्या रहा है, कहाँ हम स्टक हैं? अब तो इसहाक डार ने ये भी कह दिया कि जियो पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है या हम कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकाल सकते हैं इंक्लूसिवली? देखिए, जैसे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इकोनॉमी को आप माइनस नहीं कर सकते, जियो पॉलिटिक्स को तो आप माइनस नहीं कर सकते, वो तो हमेशा रहती है। लेकिन यकीनन यहाँ पे कुछ हमारी अपनी कमजोरियां जो हैं वो भी शामिल हाल हैं, जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पिछले पूरे साल की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जिसकी वजह से दोस्त ममालिक के रोल ओवर टाइम पे नहीं हुए, जिसकी वजह से IMF जो है वो अपनी ट्रांचेस उसने रिलीज नहीं की, वो सारा कुछ तो चल रहा था। 9 मई के बाद जब ये एहसान है, 9 मई के बाद जब ये वाज़ेह होना शुरू हो गया कि PTI उस तरह से अब पॉलिटिकल अपोनेंट नहीं रह पाएगी, तो जाहिर है कि दोस्त ममालिक को भी थोड़ा सा ट्रस्ट आया और उनके साथ बातचीत जो है उसका सिलसिला जुड़ा, जो गार्बन प्लान भी है जिसकी तरफ डार साहब इशारा कर रहे हैं। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, और ये जो बजट था, हुकूमत पाकिस्तान अपनी जगह दुरुस्त है ये कहने में कि ये नामे रिव्यू का हिस्सा नहीं था इसका बजट नंबर शेयर करना। लेकिन IMF का ये कहना है कि चूंकि अभी तक नामा रिव्यू कंप्लीट नहीं हुआ, और जब तक वो कंप्लीट नहीं होता, जो जो बाकी माइलस्टोन थे वो सब जो उसके साथ शेयर करना ज़रूरी है, तो बजट भी नंबर्स भी शेयर करना पड़े। गो के जैसा डार साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म की हदायत पे किए गए, और वो बजट जो था उसमें इनकन्सिस्टेंसी भी थी, उसमें एक्यूरेसी के भी इशू है, उसमें बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस किस्म की एजम्पशंस भी हैं, जिनको कि IMF ने फौरी तौर पे पकड़ लिया। मसलन मैं सिर्फ एक का आपको बताता हूँ कि उस बजट में ये भी लिखा हुआ है कि $2.4 बिलियन जो है वो पाकिस्तान अगले माली साल में IMF से लेके अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा होगा। अब अगर आपका 30 जून वाला प्रोग्राम ही अभी मुकम्मल नहीं हुआ, उसकी 3 ट्रांचेस पड़ी हुई हैं, अगला प्रोग्राम जो है वो रीनिगोशिएट होगा, रीनिगोशिएट होने के बाद फिर देखा जाएगा कि वो किन शराइत पे उस पर IMF अपनी इमदाद जो है या बेल आउट ऑफर करता है, और आप अपने बजट में उसके नंबर डाल रहे हैं कि $2.4 बिलियन जो है वो IMF के आएंगे। फिर आप कहते हैं कि जी जो चाइना है वो अपनी रोल ओवर दुगने कर देगा। स्कूक बॉन्ड और यूरो बॉन्ड जो है उनके ज़रिए भी कोई $1.5 बिलियन आ रहा होगा। सऊदी अरब और UAE ये भी बिलतरतीब $2 बिलियन और $1 बिलियन जो है वो दे रहे होंगे नए रोल ओवर। तो इस तरह की जो अजम्पशन थी, IMF ने फौरी तौर पे उन अजम्पशंस पे एतराज़ लगाया, और उन अजम्पशन की बुनियादों पे जो एक्सपेंडिचर रखे गए हैं IMF ने उस पर एतराज़ लगाया, और अब वो नंबर दुरुस्त करना बाकी है। अगर हुकूमत चाहेगी कि ये 30 जून से पहले नामा रिव्यू मुकम्मल हो, तो उसको ये लाजमी करना पड़ेगा। ठीक है। अगर हुकूमत को ये ख्याल है कि अब IMF से नाउम्मीद हो जाना चाहिए, तो फिर ये प्रोग्राम बंद होगा और देखा जाएगा कि केयर टेकर या आने वाली जो अगली जी हुकूमत प्लीज़, है, आई होल्ड यू है, जो ये कि यहाँ पे फिर एक आपको और पता नुक्ता। होगी वो क्या करते जी जी, डॉक्टर नजीब साहब आप बताइएगा कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त हम किस फैक्टर को ज़्यादा ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं? इसहाक डार ने जो जियो पॉलिटिक्स वाली स्टेटमेंट दी है, या वाकई हम वो टारगेट्स अचीव, वो तो कहते हैं हमने कर लिए, लेकिन व्हाट इज़ द एग्जैक्ट प्रॉब्लम बिटवीन IMF एंड पाकिस्तान? हो क्यों नहीं पा रहा, डील ही क्यों नहीं हो पा रही? बाकी चीज़ों पर तो बात करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो बिलीव करे पाकिस्तान की अथॉरिटीज और पाकिस्तान एज अ नेशन कि आईएमएफ के अलावा यू हैव नो वे आउट ऑफ वेयर यू स्टैंड टुडे। पहले तो ये हम सबको बिलीव करना चाहिए। $4 अरब के आज जखायर हो गए हैं। 18-19 अरब डॉलर के जखायर थे दिसंबर 2021 में। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो $11 अरब के जखायर थे। आप कंसिस्टेंटली ब्लीड इसलिए कर रहे हैं कि आपके इनकमिंग सारे जराए टूटे हुए हैं। कमर्शियल मनीज, बायलैटरल्स, सऊदीया, यूएई, कोई आपको फंड्स नहीं दे रहा। देन गो टू मल्टीलैटरल्स, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आप $9 अरब के प्लेजेस जरूर जिनीवा से लेके आए। सो लेट अस बिलीव दिस कि हम एक डॉलर लिक्विडिटी, डॉलर की जो हमारे पास फरामी है वो नहीं है, माली खसारा है, एक्सटर्नल खसारा है। हमने उसको रोकने के लिए अपनी इंपोर्ट्स को रोका हुआ है। ये एक टेनेबल पोजीशन नहीं है। हम पहले बिल्कुल क्लियर हेडेड हो जाएं कि दिस इज वेयर वी स्टैंड, फिर हम आगे चलेंगे कि अब हल कैसे करना है। हल ऐसे ही करना है कि आपको टेक्निकली पहले कन्विंस करना है आईएमएफ को ऑफ एवरीथिंग। नंबर एक, वो कह रहे हैं कि हमें $6 अरब की आपने कमिटमेंट लेके देनी है। आप $4 अरब पे कायम हैं, आप उससे आगे नहीं बढ़ पाए। अब एक ग्लिमर ऑफ होप आई है कि शायद सऊदी अरेबिया आपको 2 अरब और दे देगा, यूएई आपको 1 अरब और दे देगा। जब ये दे भी देगा तो आप 4 पे पहुंच जाएंगे। अब आपको शायद एक ग्लिमर ऑफ होप ये आई है कि शायद चाइना विल फंड यू फॉर अनदर 2 बिलियन। ये एक बात शुरू हुई है, सो ये पूरे करने हैं। फिर आपने रुपए की कदर को सोचा कि हम शायद कहीं पे रोक सकते हैं इसको, या ये इसका जो वीक होना है ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। आईएमएफ डजंट ऑपरेट लाइक दैट। आईएमएफ फ्री मार्केट एक्सचेंज लेकिन रेट डॉक्टर साहब अभी रेजीम में चाइना से बिलीव। $1 अरब तो मौसूल हो गए हैं रिपोर्टेडली, तो ये जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की श्योरिटीज दे रहा है पाकिस्तान, ये अश्योर क्यों नहीं महसूस करवा पा रही, क्यों नहीं आईएमएफ, व्हाई आईएमएफ डजंट गेट अश्योर्ड ऑफ इट कि यार मिल जाएंगे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग से पैसे? आईएमएफ डजंट, बिकॉज ये जो $1 अरब है ना, मतलब एक तो ये कि हमें कॉम के साथ बिल्कुल नीट एंड क्लीन आना चाहिए हमेशा। और वो ये है कि ये $1 अरब एक हफ्ता पहले वापस गया था, $1 अरब एक हफ्ता वापस बाद वापस आ गया। दिस इज नॉट ए न्यू मनी। सो यू नो दे आर आस्किंग यू फॉर $6 बिलियन की नई कमिटमेंट। उसमें से 4 हमारे पास है, 2 और चाहिए। मे बी चाइना तो ये क्यों हुआ कि एक हफ्ते पहले गया अमाउंट और दोबारा वापस आया, ये इसकी वजह बताइएगा। इसकी वजह ये होती है कि हमने वापस करने होते हैं कमर्शियल बैंकों के पैसे, वो हर सूरत में वापस जाते हैं, और अगर रीफाइनेंस हो जाएं तो रीफाइनेंस होते हैं। चाइना इज द ओनली कंट्री जो आपको रीफाइनेंस किए जा रहा है, रीप्रोफाइल भी डेट किए जा रहा है, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डेट है, कमर्शियल को भी कर रहा है, गवर्नमेंट को भी कर रहा है, और कोई मुल्क ये करने को तैयार नहीं है। यूएई की मनीज कमर्शियल वापस गई, जो हमारी मिडल ईस्टर्न बाकी भी ममालिक हैं उनकी वापस चली गई हैं, तभी ज़र मुबादला के ज़खायर नीचे आ रहे हैं। अब आपको एक ये $2 अरब और अरेंज करने हैं। दूसरा, आपको बजट जो है उनके अहदाफ में रह के देना है। उनके 4 अहदाफ हैं, इसको मिनिस्ट्रीज को याद कर लेना चाहिए। नंबर 1 कि जो बजट के नंबर हैं ऑथेंटिक दिखाई दें, और जो जिसे कहते हैं ना खसारा कमाई और खर्च में, वो कहीं 5-6% पे हो, वो बहुत ज्यादा ना हो, और क्रेडिबल नंबर्स हो। अभी आईएमएफ का ख्याल है कि ये नहीं हुआ। नंबर 2, एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल हो, यानी कि जितनी सप्लाई आए, जितनी डिमांड हो, उस पर आप बेस करें उसे। नंबर 3, आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, जिसको हम शरह सूद कहते हैं, वो ऊपर हो कोर इन्फ्लेशन से। और नंबर 4, आप जो अपनी सब्सिडीज दें ना जी, वो सिर्फ आप टारगेटेड दें। अभी भी उन्होंने कहा है कि ये जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है आपका, इसमें आपने उतने पैसे नहीं रखे जो आपको रखने चाहिए थे। अगर ये 4 चीजें, और ये मुमकिन है कि हम कर सकें। और कुछ उन्होंने कहा है कि आप अपना घर ठीक कीजिए। आप ये देखिए कि 2200 अरब का, ये आईएमएफ नहीं कह रहा बतूल, एक तो याद रखिए कि ये सारे नंबर हम दे रहे हैं। कहां से दे रहे हैं? इकोनॉमिक सर्वे में आपने लिखा है कि हमने 2200 अरब की मराहत दी है उस तबके को जिसको शायद नहीं देनी चाहिए। वो कह रहे हैं इसको कुछ वापस ले लीजिए, खुदारा वक्त ऐसा है। मैं भी आपको यही कह रहा हूं कि इनको वापस लीजिए, बड़े एक्शन डिसाइसिव लीजिए। दिस इज व्हाट दी आस्क इज। आई थिंक हुकूमत ने, एक तो प्राइम मिनिस्टर ने फोन किया, आई एम रियली हैप्पी कि वो इतना सीरियसली ले रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी कि क्यू ब्लॉक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसने एक अच्छा एलामिया जारी किया है, और ये कहा है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार हैं, हम अपनी पोजीशन से मूव करने को तैयार हैं। आखिरी बात इस पे ये करूंगा, दिस इज नथिंग न्यू फॉर दिस गवर्नमेंट। जब लास्ट बजट 22 प्रेजेंट हुआ था, तो 22-23 का जो बजट था, तो उस पे भी आईएमएफ ने एग्री नहीं किया था।
आपको बजट के अहदाफ तब्दील करने पड़े थे, तो 7वां और 8वां रिव्यू 29 अगस्त में जाकर कंप्लीट हुआ था पिछले साल। अब भी वहीं खड़े हैं एग्जैक्टली। ये कर लें, दिस इज योर बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ये नहीं करेंगे तो जो पहला क्वार्टर गुजरेगा, सेकंड क्वार्टर गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगले साल का। जी आबिद सुलैरी साहब, जैसे पहले भी यही हुआ कि आप नहीं उनके अहदाफ नहीं उसके उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो ये कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो पा रहा? पहले ब्रेक लेते हैं, फिर से बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो पा रहा पाकिस्तान और IMF के दरमियान। क्या पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को बजट बनाते वक्त इस बात का एहसास नहीं था कि ये अप्रूव नहीं होंगी? यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। खुशामदीद जी। आबिद सुलैरी साहब, ये इतना मिसकम्युनिकेशन क्यों है, मिस कोऑर्डिनेशन क्यों है? ऑथेंटिक क्यों नहीं नंबर्स नज़र आते? क्यों इतने अहदाफ ऐसे सेट कर लेते हैं? इतनी क्लैरिटी तो आई जानी चाहिए इतनी कॉम्प्लिकेशंस के बाद। ये मिसकम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि ये सियासी मसलहतें हैं जिन पे मईशत हमेशा से कुर्बान होती चली आ रही है। और ये सिर्फ इस दफ़ा नहीं है, ये पाकिस्तान के पिछले 20-25 साल की कहानी यही है कि बहुत से ऐसे फैसले जो कि मुआशी तौर पे हमें करने चाहिए और अगर कर लेते तो आज हमारी मईशत बहुत बेहतर हालात में होती। वो सियासी मसलहतों के बुनियाद पे नहीं हो सके। जिन मुराद का जिक्र खाकान नजीब साहब कर रहे थे, तो वो मुराद जाहिर है कि एक लीड कैप्चर जिसकी तरफ 2020-21 में हफीज़ पाशा साहब ने भी अपनी नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इशारा किया था। ये वही मुराद है जो कि हर दफ़ा हमें पता है कि किन सेक्टर्स को जाती हैं। हमें ये भी पता है कि कहाँ कहाँ पे हम बावजूद अपने अखराजात जो हैं वो कम नहीं कर सकते। ये जो ब्लैक होल है इकॉनमी में, जो खसारे में चलने वाली कॉरपोरेशंस, जाहिर है कि इलेक्शन ईयर में तो बिल्कुल भी इनको नहीं छेड़ा जा सकता, आम हालात में भी हम इनको नहीं छेड़ सकते। हमें ये भी पता है कि टैक्सेशन कहाँ से बढ़ सकती है। वो 1% तबका जिसके पास 20% इस पाकिस्तान का रही रकबा है, उनको हम टैक्स नेट में नहीं ला पाते। एग्रीकल्चर टैक्स उनकी आमदनी पे नहीं लगा सकते, और सिर्फ 1% की बात हो रही है। ये छोटे काश्तकारों की बात नहीं की जा रही या दरमियाने काश्तकारों की बात नहीं की जा रही। हमें मालूम है कि जो ट्रेडर हैं और जो मर्चेंट्स हैं, जिन पे मुफ्ता साहब ने जब टैक्स लगाने की कोशिश की, एक ट्वीट पे उनको वो टैक्स फ्लैट टैक्स विड्रॉ करना पड़ा, तो इलेक्शन ईयर में तो उन पर बिल्कुल टैक्स नहीं लगाया जा सकता। तो जब ये सारा कुछ नहीं कर सकते तो फिर हमें नंबर तो पूरे करने हैं, और वो नंबर जब हम इधर उधर से पकड़ के पूरे करते हैं, जिसको क्रेडिबल डाटा का ना होना कहा जाता है, तो वहाँ पे फिर IMF या इस तरह के जो बाकी इदारे हैं वो हमारे नंबर्स को चैलेंज करते हैं। ये वो नंबर है जिसको कि किसी भी शख्स को जिसको थोड़ी बहुत इकॉनमी की सुध-बुध है, अगर वो इन नंबर्स को पढ़े, और ये नंबर बजट इन ब्रीफ में, ये सारे बजटेड डॉक्यूमेंट्स में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे पढ़े हैं, तो वहाँ पे आपको फौरन पता चल जाता है कि ये कुछ जगहों पे खाना पूरी हुई है। जैसे हमेशा की तरह इस दफ़ा भी कहा गया कि जी सूबे जो हैं वो अपना सरप्लस देंगे, यानी जो उनको बजट मिलेगा वो खर्च नहीं करेंगे, बल्कि वो वफाक को वापस करेंगे। और ये कोई 465 अरब रुपए की तवक्को कर रही है हुकूमत के वो वापस करेंगे, जो कि इलेक्शन ईयर में तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। पिछले सालों में भी ठीक है। आबिद सुलैरी साहब, आप काइंडली यहाँ पे रुकिएगा। मेहताब हैदर साहब मेरे साथ। मेहताब हैदर साहब, बताएं क्या वजह है कि अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि IMF के साथ सींग फंसे हुए हैं, आबिद सुलैरी साहब कह रहे हैं कि नंबर्स की ऑथेंटिकेशन का मसला इसलिए है क्योंकि सियासी मसलहत ज़्यादा शामिल है, और जो लोग इकॉनमी समझते हैं उन्हें पता है कि नंबर्स का हेर फेर है, जस्ट टू गेन मोर टाइम, और आप जहाँ पे पैसा लगाना चाहते हैं वहाँ पे अपनी मर्जी से लगाते हैं। तो फिर पाकिस्तान के पास तो भी मूडीज़ भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि जून, और इंटरनेशनल मीडिया पे भी रिपोर्ट कर रहा है कि जून के बाद तो पाकिस्तान के पास ज़्यादा माली ऑप्शंस नहीं है। फिर क्या करने जा रहे हैं लोग? मेहताब हैदर साहब। बजट है, इसके ऊपर पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो डिफरेंसेस है वो पब्लिकली जो है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप ये देखें कि IMF की जो रेजिडेंट चीफ है उन्होंने पब्लिकली पाकिस्तान का जो बजट है उसको उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने एमनेस्टी के ऊपर एतराज़ात किए। उन्होंने पाकिस्तान ने एक अपॉर्चुनिटी लूज कर दी है कि अपने टैक्स बेस को ब्रॉडन कर सकता था, और जो टैक्स एक्सपेंडिचर है जिसकी अभी थोड़ी देर बाद पहले सुलैरी साहब उसके बारे में फरमा रहे थे कि वो लीड कैप्चर है वो भी कम नहीं हुई। तो ये बेसिकली एतराज़ात थे, और खासकर जो एमनेस्टी स्कीम है उसके ऊपर भी उनको एतराज़ था।
और एक्सपेंडिचर साइड पे भी IMF बात कर रहा था कि वहां पे जिस तरह की वृद्धि हो गई, लेकिन एक पहलू जो है वो अभी तक हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान है कि दोनों साइड इस बात पे तैयार है कि अगर बजट को रिवाइज कर दिया जाए तो फिर शायद कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अभी आज 17 जून हो गई है, 23 या 24 जून तक हुकूमत ये प्लान कर रही है कि वो इस बजट को अप्रूव करवाएगी, तो क्या उसके पास टाइम है कि वो रिवाइज कर सके? आई डोंट थिंक सो कि ये मामला जो है वो जल्दी रिवाइज हो सकता है। तो IMF का प्रोग्राम तो रिवाइज नहीं हो रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि देखिए, अगर इस टाइम कोई एडिशनल डिपॉजिट ना आए तो फिर तो खतरात वाकई बढ़ जाएंगे अपने डिफॉल्ट के। अब हुकूमत के जहन में क्या प्लान है? क्योंकि 12 अगस्त से का टाइम जो है वो खत्म हो रहा है, तो अब ये जो चाइनीज के साथ इन्होंने अरेंजमेंट किया है, इसके नतीजे में $2.3 बिलियन जो है वो हमारे रिजर्व से निकलेंगे नहीं, क्योंकि 1.3 कमर्शियल था वो उन्होंने पहले पे कर दिया, और जो $300 मिलियन था वो भी पहले कर दिया। तो अभी थोड़ी देर पहले सालदार साहब कह रहे थे कुछ 4 दिनों में आ जाएगा। और जो वो डिपॉजिट वाली बात है $1 बिलियन, वो भी रोल ओवर हो जाएगा। तो ये जहाँ पे रिजर्व खड़े हैं, ये यहाँ पे तो खड़े रहेंगे, लेकिन क्या ये हमारे आइंदा 3-4 माह की रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं? तो बिल्कुल पूरा नहीं कर सकते जी। उसके लिए कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा, और केयर टेकर सेटअप के बाद जो हुकूमत आएगी इलेक्शन के बाद, उसको IMF के एक नए प्रोग्राम के लिए जाना पड़ेगा। ठीक। खाका नजीब साहब, ये हम अनप्रेसिडेंटेडली देख रहे हैं कि केयर टेकर सेटअप से ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ इकोनॉमी के हवाले से डील हो जाए IMF से, लेकिन हो नहीं पा रहा। 34.96% पे महंगाई आ गई है। एक तरफ ये भी गवर्नमेंट पे प्रेशर होता है कि इन्फ्लेशन कम करें, फिर आबिद सुलारी साहब कह रहे हैं कि वो जो नंबर्स दिखाते हैं वो एक स्पेसिफिक सेक्टर्स में जा रहे हैं, तो उससे इन्फ्लेशन और महंगाई किस तरह से कंट्रोल करेंगे? तो मुझे ये बताइएगा कि अब इनके पास प्लान बी तो नहीं है, लेकिन फिर ये कॉन्फिडेंस भी बहुत है कि IMF हमारे साथ सही नहीं कर रहा। देखिए बतूल, प्लान बी जो है ना, इसको समझना एक्चुअली काफी आसान है। मैं आपको प्लान बी समझा देता हूँ। प्लान बी वही है जो नवंबर से चल रहा है। व्हाट इज दैट? कि फ्रेंडली कंट्रीज जो है वो सपोर्ट करती रहे, चाइना सपोर्ट कर रहा है। नंबर 2 कि इंपोर्ट्स को बंद कर दें, इंपोर्ट्स को कम कर दें। बंद से मेरा मतलब है जो 15% हमारी नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं उनको बंद कर दें, जो बाकी इंपोर्ट्स हैं उनको कर्व करके रखें, जो आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स हैं जैसे डिविडेंड्स हैं, जो कंपनीज पैसे बाहर भेजती हैं, उनको भी कम करके रखें। ये है आपका प्लान बी जो कि इस वक्त चल रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें अगस्त 12 तक जो हुकूमत इस वक्त है उसमें कोई और तब्दीली आएगी। दिस इज योर प्लान बी। अच्छा, अब प्लान बी में ही एक नई केयर टेकर सेटअप आ जाती है। मैंने 2 केयर टेकर सेटअप्स के साथ काम किया बहुत क्लोजली एट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हमारे पास रूम ऑफ मैन्यूवरेबिलिटी बहुत कम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ ही नहीं करता, बट इस दफा आप ऐसा कर नहीं सकते। इसमें 2 आपके पास बड़ी क्लियर ऑप्शंस हैं। नंबर 1, गो टू अ फ्रेंडली कंट्री, गेट $2 to $4 बिलियन। अगर आप ये पैसे ले आएंगे तो आप नवंबर तक सेल कर जाएंगे, जब नई हुकूमत आके अपने व्हेन दे गेट देयर फीट ऑन द ग्राउंड। अगर आप ये नहीं लाएंगे तो जब सेकंड क्वार्टर में एंटर करेंगे तो यू विल बी इन डिफिकल्टी। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता देता हूँ। मेरा ख्याल है जब आप जो पहला 6 महीने हैं उसमें आपको 4 से 5 अरब डॉलर की आउटफ्लोज होंगे। These are going to become difficult. Let's see कि 1 जुलाई को अगर आप अंडर $4 बिलियन होंगे और आपके सामने 4 से 5 बिलियन डॉलर्स खड़े होंगे, केयर टेकर्स के लिए इट विल नॉट बी एन इजी सेलिंग। तो दूसरी बात आपको यहाँ ये कर सकते हैं कि आप दोबारा जाइए IMF के पास। इस हुकूमत को भी चाहिए कि 9th रिव्यू अगर नहीं होता, लेट्स से कि मेहताब की बात को हम आगे लेके चलते हैं और 9th रिव्यू नहीं होता क्योंकि नंबर्स जो है उतने ऑथेंटिकेट नहीं होते जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, तो फिर क्या करना है? फिर ये करना है आपको कि आपको फिर भी IMF से इंगेज करना है, और IMF से इंगेज करके आपको उनके साथ कॉन्टूर्स बिल्ड करनी है एक नए प्रोग्राम के। केयर टेकर्स को भी इसको आगे लेकर चलना पड़ेगा। आप केयर टेकर सेटअप इस तरह का नहीं ला सकते हु इज नॉट फेमिलियर विद दी कॉन्टूर्स के आपको IMF को। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि IMF के अलावा पाकिस्तान किसी भी तरह से इंगेज नहीं कर सकता, किसी भी और तरह से IMF के अलावा? देखिए इंटरनेशनल, आप बतूल यू हिट द नेल ऑन द हेड। बी वेरी वेरी क्लियर। हमें इतना क्लियर होना चाहिए इसमें पाकिस्तान में इंटरनेशनल आर्किटेक्चर जो इस वक्त दुनिया का है, जो भी मुल्क डिफिकल्टी में आता है। अच्छा, लेकिन फिर ये जो मुझे ब्रेक भी लेना है, लेकिन फिर ये जो बार बार कंपैरिजन हम सुनते हैं कि जी श्रीलंका तो भी डिफॉल्ट हो गया था, फिर फॉरेन डील कर ली,
और हम हमारे भी बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन ना हमसे बात कर रहे हैं ना डील कर रहे हैं, और श्रीलंका को, अब श्रीलंका दोबारा अपने पाँव पे खड़ा भी हो गया, तो ये कंपैरिजन ठीक होता है? So, Batul, this is the most important question. श्रीलंका को मेरी बेगम जो है वो एडवाइस करती है इन्हीं चीजों पे. So I am very much in touch with what's going on there. श्रीलंका अगर IMF के प्रोग्राम में बिफोर डिफॉल्ट चला जाता तो शायद डिफॉल्ट ना होता. श्रीलंका डिफॉल्ट करके कहां गया बतूल? IMF के पास. And that is what I keep saying to the whole of 240 million people कि खुदारा आप डिफॉल्ट करने से पहले IMF के प्रोग्राम में हैं. आप प्रोग्राम को सीमेंट करें, उस डील को सीमेंट करना है तो जो उसकी लवाजमात आपको हम तीनों ने एक्सप्लेन किए हैं और गुजारिश कर रहे हैं उनको इस वक्त मान लीजिए. ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे, इंतखाबात में हिस्सा लें और चौथी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान की किस्मत बदल लेंगे. तो आबिद सुलेरी साहब, आप बताइएगा कि ये डाइजेस्ट होता है आपको ये बयान? देखिए, सियासत जो है, सियासत में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. सियासत में आप कभी भी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं और इम्कानात हैं उनको बंद नहीं करते. अगेन इस वक्त जो मेरा ख्याल है कि फोकस होना चाहिए वो ये है कि मईशत जो है उसको किस तरह से बचाया जाए, और आने वाली हुकूमत जो कि अब बहुत क्लैरिटी के साथ पता चल रहा है कि PTI उस तरह से इलेक्शन में PDM का मुकाबला नहीं कर पाएगी, तो जाहिर है कि PDM में शामिल जमातों में से कोई जमात जो है वो अगली हुकूमत को लीड कर रही होगी, जो कोलिशन होगा. तो अपने लिए मुसीबतों में इजाफा करने के बजाय फ़िलहाल हुकूमत को थोड़ा सा मईशत पर तवज्जो देनी चाहिए. ज़ाहिर है जो भी सियासी स्ट्रेटजी है वो हर जमात अपनी बना रही होगी और उस स्ट्रेटजी के मुताबिक वो इलेक्शन में जाएगी और चाहेगी कि उसके वो अपने रिजल्ट्स जो हैं वो हासिल करे. ये जमहूरियत का एक हिस्सा होता है, लेकिन साथ में जमहूरियत का एक हिस्सा ये भी होता है कि हम ये जो इस वक्त 3 ट्रायंगल में फंस गए हैं, इलेक्शन जो या सियासत, जो इसको कहते हैं हम फर्स्ट लैंडर ऑफ फर्स्ट रिजॉर्ट, यानी सबसे पहले हम किसके पास कर्ज मांगने जाते हैं वो चाइना, और लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जब कोई और उम्मीद नहीं बचती तो फिर किसके पास कर्ज मांगने जाते हैं वो IMF. तो अवाम जो है वो इस तकोन में फंसे हुए हैं, और इस वक्त हमें अवाम के बारे में सोचना होगा कि उसको इस तकोन से कैसे बाहर निकाला जा सके ताकि थोड़ा सा उनको अपनी ज़िंदगियों में कुछ आसानी नज़र आए. इस वक्त हम एक एवरेज जो पाकिस्तानी है, एक बांग्लादेशी शहरी के मुकाबले में हमारी जो कुव्वत ख़रीद है वो 3 गुना कम है, और एक हिंदुस्तानी शहरी के मुकाबले में 4 गुना कम है. हिंदुस्तान में जो डॉलर है वो 82 रुपये का है, बांग्लादेश में डॉलर जो है वो 102-103 रुपये का है. तो आप खुद देख लीजिए कि हर वो चीज़ जो कि इम्पोर्ट होकर पाकिस्तान में आ रही है वो एक बांग्लादेशी या हिंदुस्तानी शहरी को कितने की पड़ी. मैं पर कैपिटा इनकम की बात नहीं कर रहा. साहब, आप को लगता है कि अगर पॉलिटिकली लीडरशिप में चेंज आए तो बेहतर माशी डिसीजंस हो पाएंगे, या तब भी ऐसा ही रहेगा जैसे शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं? मतलब तो ये कि पाकिस्तान बदलेगा तो मईशत भी सही होगी, तो उसको सियासी नज़रिए से ज़रा बताइएगा. बड़ा ज़रूरी है कि हम जो इलेक्शन का टाइम है जो कि आइन और कानून के तहत है उसके तहत हम जाएं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा ब्रीदिंग स्पेस हो केयर टेकर सेटअप के पास, कि ये ना हो कि केयर टेकर सेटअप उधर से आए 12 या 13 अगस्त को और उधर से एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो ट्रिगर हो जाए. इसलिए ये जो मौजूदा हुकूमत है और खासकर ये जो इसके आखिरी 1 जुलाई से लेके 12 अगस्त का टाइम फ्रेम है, इसमें ये जो ब्रिज फाइनेंसिंग की हम बात कर रहे हैं, ये 4 से 5 बिलियन डॉलर से ये इसको मैनेज करके जाए ताकि कोई क्राइसिस जो है वो उस दौरान ना आए. आइन और कानून के तहत जो केयर टेकर सेटअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चाहे अगर टेन्योर कंप्लीट हो तो 60 दिनों में, और अगर 1 या 2 दिन पहले सब जो 90 दिनों में वो इलेक्शंस करवाएं और ठीक है. खाका नजीब साहब, और लास्ट कमेंट ऑन इट. अब आप मुझे ये बताइएगा कि अब आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं जून के एंड तक? आप समझ रहे हैं जून का एंड आ ही गया है, क्या क्या करेगा पाकिस्तान? व्हाट एल्स कैन बी डन? बेस्ट पॉलिसी आप
जी बतूल, बेस्ट पॉलिसी ऑप्शन जो है वो तो बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान जो है अगर सारी जमातें पीडीएम की और सब जोर लगाएं और नवा रिव्यू करवा लें, किसी तरह ये पैसे आ जाएं, तो आप अक्टूबर नवंबर तक कंफर्टेबली सेल कर जाएंगे। आपके पास $4 अरब आ जाएगा अगर आप आईएमएफ का 9th रिव्यू स्ट्राइक करते हैं। दैट विल सेल यू। लेट्स से कि ये नहीं होता, फिर आपको आईएमएफ से री एंगेज करना पड़ेगा और फ्रेंड से कुछ पैसे लेने पड़ेंगे और फिर जाकर एक जामे प्रोग्राम लेकिन खाकर रखना नजीब साहब, पड़ेगा। आई हैव टू वाइंड अप, लेकिन एक सवाल है कि फ्रेंड्स भी तो रिलक्टेंट हो गए थे ना। चाइना भी रिलक्टेंट था एक पॉइंट पे, वो भी रिलक्टेंट था, सऊदी अरेबिया भी रिलक्टेंस थी। तो जो फ्रेंड्स हैं अब उनको भी हमने बहुत आजमा नहीं लिया। आपको नहीं लगता कि अब हार्डली कोई ऐसा फ्रेंड है जो बहुत खुले दिल के साथ आपको इस मुसीबत से निकाले? बिल्कुल, आई थिंक दैट्स आल्सो ट्रू। सो ये उनको हमें वादा करना पड़ेगा कि ये आखिरी होगा, और जब भी नई हुकूमत आएगी, आपने पूछा उनसे क्या उम्मीद होनी चाहिए, ये उम्मीद होनी चाहिए कि ग्रैन्युलर लेवल पर, माइक्रो लेवल पर बहुत क्लैरिटी लेकर आए। क्या बेचना है पाकिस्तान की एसओईज में से, टैक्स किसको लगाना है, एक्सपेंडिचर कहाँ पे काटना है, और पाकिस्तान की जो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म है वो कैसे करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।